हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रश्न है आज के वो हैं ह्यूमन बॉडी से संबंधित, और इस वीडियो में कुल 40 प्रश्न है और सारे प्रश्न सेलेक्टिव हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला मुख्य अंग कौन सा है। तो मुख्य अंग जो होता है वो गुर्दा है, ठीक है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। और जो इसका जो मुख्य कार्य होता है गुर्दे का, वो क्या होता है, मूत्र का उत्सर्जन करना या फिर रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक है। मूत्र का उत्सर्जन करना और रक्त का शुद्धिकरण करना, ये मुख्य कार्य जो होता है, मतलब जो किडनी होती है उसका होता है। और बात करी जाए इसके आकार की, तो इसका जो आकार होता है, ठीक है, गुर्दे का जो आकार होता है वो कैसा होता है, सेम की फली के जैसा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है किसका, गुर्दे का आकार, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और जो इसका अध्ययन क्वेश्चन आ जाता है कि किडनी का या गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो किडनी का अध्ययन जो है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और जो इसका अध्ययन करता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो इसका अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो इसका अध्ययन यानी जो किडनी होती है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है गुर्दे का अध्ययन, ठीक है। और अगला देखते हैं इसी क्रम में क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। तो ये होता है लीवर, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, यकृत होता है, जिसको हम लीवर बोलते हैं। और मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो भी क्या होती है, यकृत ही होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, यकृत यानी लीवर ही होता है। और इसका पूछ लेता है भार कितना होता है। तो इसका भार जो होता है 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 kg होता है, ठीक है। कितना, 1.5 kg होता है क्या, भार यकृत यानी लीवर का, ठीक है। और जो यकृत होता है, ठीक है, यकृत जो होता है तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस का स्राव करती हैं, ठीक है। यकृत में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, पित्त रस का स्राव करती हैं। और किस लिए करती हैं, भोजन को क्षारी बनाने के लिए, ठीक है। जो कोशिकाएं पित्त रस का स्राव करती हैं, बाइल जूस का स्राव करती हैं, किस लिए करती हैं, भोजन को क्षारी बनाने के लिए। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस का स्राव करती हैं भोजन को क्षारी बनाने के लिए, ठीक है। और जो यकृत होता है, लीवर होता है, शरीर का भंडार गृह भी कहा जाता है इसको, ठीक है। शरीर का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो यकृत को कहा जाता है। और यकृत में ही विटामिन ए का निर्माण और संचयन होता है, ठीक है। जो यकृत होती है, लीवर होता है, इसमें विटामिन ए का निर्माण और संचयन यानी संचय भी होता है, किसमें, यकृत में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का सबसे भारी अंग है। तो भारी अंग जो होता है वो भी यकृत ही सॉरी लीवर ही यानी यकृत या लीवर ही होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो ये यकृत में ही संचित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान होता है 7.4, ठीक है, 7.4 इसका भी होता है और आंसू का भी 7.4 ही होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि रक्त होता है, जो आंसू होता है उसका कितना होता है, रक्त और आंसू का pH मान 7.4 होता है, ठीक है। अब pH मान की बात आ गई तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, पहली बात तो पूछ लेता है कि इसकी खोज मतलब pH मान के खोजकर्ता कौन थे। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, सॉरेनसन थे, ठीक है। क्या, सॉरेनसन थे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या, सॉरेनसन, ठीक है। सॉरेनसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। रक्त की जो pH मान जो है, pH मान की खोज किसने की थी, सॉरेनसन ने की थी। और जो pH मान निकाला जाता है तो किस तरीके, देखो 0 से 14 तक निकाला जाता है, ठीक है। 0 से 14 तक निकाला जाता है। तो 0 से 7 जो होता है, ठीक है 0 से जो 7 होता है ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है। 7 जिसका भी pH मान होगा वो होता है उदासीन, और 7 के ऊपर जितना भी होगा वो सब क्या होगा, क्षारी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही 7 से पहले वाला अम्लीय, 7 जो भी होगा वो उदासीन होगा, और 7 के ऊपर वाला जितना भी होगा 7 से ऊपर यानी 14 तक वो क्षारी होता है, ठीक है। चलिए, और जो दूध होता है, दूध का pH मान होता है 6.4, और जो जल होता है, जल का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रक्त और आंसू का आपने पता ही है कितना होता है, 7.4 होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6,
प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसमें 90% पाया जाता है जल। अगला देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा जो होती है एक औसत व्यक्ति में, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में कितने प्रतिशत मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो ये जो हमारा मुंह होता है, मुंह से ही भोजन की पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो उसको जब चबाते हैं तो पाचन उसको टुकड़ों में दांतों से पीस देते हैं, तो वो क्या होता है? भोजन के पाचन की प्रक्रिया ही होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो दांत होते हैं वो किसका अंग होते हैं? तो दांत जो होते हैं पाचन तंत्र का अंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दांत जो होते हैं किसका होते हैं अंग? पाचन तंत्र का अंग होते हैं। अगला देखते हैं, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो एपिडर्मिस जो होती है जो कि त्वचा की परत होती है। ठीक है, एपिडर्मिस जो है त्वचा की परत है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो एपिडर्मिस के अंतर्गत त्वचा की 5 परतें होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के अंतर्गत 5 परतें होती हैं, और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो त्वचा की कितनी परतें होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, कितनी? 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली तो हो जाती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। ठीक है, पहली कौन है? यानी सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है। ठीक है, एपिडर्मिस होती है, फिर बीच वाली जो होती है वो डर्मिस होती है, और जो लास्ट वाली नीचे वाली होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन सा होता है? तो त्वचा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे कमजोर जो हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, कौन सी? सबसे कमजोर रीढ़ की हड्डी, और सबसे मजबूत जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, क्या? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, और शरीर सबसे कमजोर वो रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, वो टुकड़ों में बटी हुई होती है। ठीक है, और बात आ गई इसकी, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि हड्डियों में कितने प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है? तो हड्डियों में 99%। ठीक है, 99% जो होता है वो कैल्शियम पाया जाता है। बाकी जो 1% जो बचा होता है, ठीक है, 1% जो बचा होता है वो कहाँ होता है? देखो 99% क्या हो गया? ये तो हड्डियों में पाया जाता है, जो कि अब बाकी पूरे शरीर में कितना? 1% जो होता है, जैसे दांत हो गए, मांसपेशियां हो गई, हृदय हो गई, नसें हो गई हमारे शरीर की, वहाँ पर क्या होता है? 1% पाया जाता है क्या? कैल्शियम। ठीक है, बाकी 99% जो कैल्शियम होता है शरीर का वो हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, और जो हड्डियां होती हैं इसमें 22% जल भी पाया जाता है। ठीक है, जल कितना पाया जाता है? 22% पाया जाता है। और एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ क्या, हड्डियां एक वयस्क व्यक्ति में, ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जो कि बच्चा जो होता है उसमें लगभग 300 के आसपास होती हैं। ठीक है, बच्चे में 300 के आसपास होती हैं। जो वयस्क यंग व्यक्ति होता है उसमें कितनी, प्रौढ़ व्यक्ति में कितनी होती हैं? तो प्रौढ़ यानी वयस्क व्यक्ति में 206 होती हैं, जबकि जो बच्चा होता है उसमें 300 के आसपास हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग से संबंधित है? रेटिना से। और रेटिना को क्या बोलते हैं? नेत्र पटल भी बोला जाता है। ठीक है, नेत्र पटल भी बोला जाता है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग से में पाए जाते हैं? तो रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो रक्त यानी ब्लड में ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो किस में व्यक्त करते हैं? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त करते हैं। अगला देखते हैं, सामान्य जुकाम की किस वायरस के द्वारा होता है? जो हमारा जुकाम होता है, ठीक है, जो सामान्य जुकाम होता है, जो बीमारी होती है जुकाम, जिसमें समझ रहे हैं आप ना वही सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये होता है राइनो वायरस द्वारा। ठीक है, क्या? राइनो वायरस द्वारा क्या होता है? सामान्य जुकाम होता है, जुकाम बुखार वाला वही जुकाम। ठीक है, अगला देखते हैं, संक्रमित चूहों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो एक प्लेग रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में कि प्लेग रोग जो है वो किससे होता है? तो चूहों से होता है। ठीक है, प्लेग रोग को फैलाने की सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? तो चूहे जो होते हैं वो। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी होती हैं? तो सल्फा दवाइयाँ जो होती हैं वो जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में
माना जाता है सॉरी तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा जीव में माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सी औषधि मूत्र सॉरी कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को उत्सर्जित करती है? तो ये होती है डायूरेटिक्स। ठीक है, क्या डायूरेटिक जो होती है औषधि, ये मूत्र का स्राव होता है उसको प्रोत्साहित करती है, मतलब अधिक पेशाब लगना, ये मान लो किसी को दिक्कत है तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, ये वाली उसको बढ़ा देती हैं पेशाब की मात्रा को। ठीक है, क्या है? डायूरेटिक्स। ठीक है, अगला देखते हैं। श्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था कि मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कितनी मात्रा बाहर आती है। ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, जब हम सांस वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस को अंदर लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है? 78%। ठीक है, 78% जो है क्या करते हैं? नाइट्रोजन होती है वो हमारे अंदर सीधा जाती है, 78% ग्रहण करते हैं और रिलीज भी 78%, यानी जितनी हम लेते हैं उतनी ही जब सांस छोड़ते हैं तब उसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसका सेम रहता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो होती है वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? वो 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी? वो कितनी है? 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब यही, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो उस समय 78% जो होती है मतलब नाइट्रोजन को लेते हैं, और जब मतलब सांस छोड़ते हैं तो 78% उसको रिटर्न कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, यानी जितनी 78% ग्रहण करते हैं 78% ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 21% जो होती है ऑक्सीजन लेते हैं, और इसको हम जब रिलीज करते हैं तो कितनी मतलब छोड़ते हैं? 17%, यानी 4% कम हो जाती है। ग्रहण तो 21% करते हैं, लेकिन क्या होता है? 17% जो होती है वो हम छोड़ते हैं, यानी 4% कम हो जाती है जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जब ग्रहण करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा होती है? 0.03% लेते हैं, लेकिन जब उसको रिलीज करते हैं तो कितनी करते हैं? 4%। ठीक है, 4% करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो वही अब क्वेश्चन क्या है, वो आ जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78%, ऑक्सीजन की 21%, और जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखते हैं। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये फेफड़ों से संबंधित होता है। अगला देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये सोडियम आवश्यक होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। अगला देखते हैं। साल्क टीका, ठीक है, साल्क वैक्सीन किस रोग से संबंधित होती है? तो ये पोलियो से संबंधित होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन होता है? तो ये होता है TSH। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH होता है। अगला देखते हैं। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसमें आयोडीन उपस्थित होता है। अगला देखते हैं। दूध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के जैसा इसका आकार होता है। और अगला देखते, और ये जो होती है 13 प्रकार के, जो पीयूष ग्रंथि होती है 13 प्रकार के, ठीक है, 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। याद रखिएगा, पूछ लेता है, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखते हैं। वेसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी से होता है डायूरेसिस। ठीक है, क्या? डायूरेसिस होता है रोग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? सॉरी, तो ये मस्तिष्क से संबंधित होती है। अगला देखते हैं। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, अगला देखते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। अगला देखते हैं। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि गुर्दे में पथरी बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण क्या होता है? पथरी बनती है गुर्दे में। अगला देखते हैं।
गर्भनिरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो गर्भनिरोधक दवाइयों के रूप में हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं। कौन होता है हार्मोन्स? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन्स होता है, उसको क्या करते हैं? गर्भनिरोधक दवाइयों के रूप में, ठीक है, तो इसकी गोलियां दी जाती हैं। रिपीट कर देता हूँ, क्या है? गर्भनिरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो एस्ट्रोजन की दी जाती हैं। अगला देखते हैं, मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। कौन है? सेरिब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, अगला देखते हैं, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस सिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या फुफ्फुस सिरा द्वारा पहुंचाया जाता है? अगला देखते हैं, किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया अलग किया जाता है? तो रिपीट कर देता हूं, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया अलग किया जाता है? तो किडनी जो होता है वो रक्त से यूरिया को अलग कर देता है। अगला देखते हैं, मानव के जन्म के बाद किस अंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? सॉरी, कहने का मतलब यह है कि मानव के जन्म के बाद किस अंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो ये आँखों का रोग होता है। ठीक है, किसका है? आँखों का। एक आँखों की हाइपरमेट्रोपिया और एक मायोपिया, ये भी रोग किसके? आँखों के हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्ध स्मृति तर्क का केंद्र कहलाता है? तो ये सेरिब्रम कहलाता है। अगला है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगला देखते हैं, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता, जिसे हम जिंक भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1.5 लीटर होती है। अगला देखते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, EEG जिसे हम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, EEG से किसका पता लगाया जाता है? तो मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां होती हैं, विकृतियां होती हैं, उनका पता लगाया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने यार दोस्तों में, और चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।